हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सेप्टेंस या स्वीकृति के बारे में कुछ और आवश्यक बातें डिस्कस करेंगे। जैसा कि अब तक हम समझ चुके हैं कि एक प्रपोजल या एक ऑफर का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक वैलिड ऑफर बनती है। और आगे ये भी हम समझ चुके हैं कि एक एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उसका कम्युनिकेशन किया जाए। ये इस बारे में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकृति है प्रस्ताव की, वो निर्धारित ढंग से होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो निश्चित समय या उचित समय के अंदर अंदर की जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकृति है, वो मौखिक भी हो सकती है, मतलब ओरल हो सकती है, और रिटन में भी हो सकती है, और वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, मतलब वो स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित मतलब आचरण या व्यवहार द्वारा भी हो सकती है। तो एक्सेप्टेंस के बारे में या स्वीकृति के बारे में इतनी बातें जानने के बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर, mere mental acceptance is no acceptance. Mere mental acceptance not evidenced by words or conduct is, in the eyes of law, no acceptance. तो क्या मीनिंग है इसका कि अगर स्वीकर्ता जो है केवल वो अपनी इच्छा रखता है कि वो एक स्वीकृति देगा, अपने माइंड में एक तरह से सोचता है या इच्छा रखता है केवल स्वीकृति की, लेकिन ना तो अपने शब्दों से और ना तो अपने व्यवहार से किसी भी प्रकार ये प्रकट नहीं करता कि उसने एक ऑफर को या उसने एक प्रस्ताव को स्वीकार किया है, तो कानून की दृष्टि से, लॉ की दृष्टि से इसे हम स्वीकृति नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एग्रीमेंट। ये हम समझ चुके हैं। प्री रिक्विजिट का मतलब है आवश्यक शर्त, आवश्यक जरूरत है ये एक, कि एक एग्रीमेंट के लिए एक कम्युनिकेशन होना एक्सेप्टेंस का बहुत ही जरूरी है। तो इसका मतलब है कि स्वीकृति केवल मानसिक स्वीकृति से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। जो हमने ऊपर हेडिंग लिखा है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, मीन्स कि केवल मन में ये सोच लेना कि एक प्रस्ताव स्वीकार है, उससे बात नहीं बनेगी। मेंटल एक्सेप्टेंस से ज्यादा, मेंटल एक्सेप्टेंस से कुछ ज्यादा को ही स्वीकृति मानेंगे। और कुछ ज्यादा का मतलब है कि या तो शब्दों के द्वारा या तो व्यवहार या आचरण के द्वारा जो स्वीकृति है वो प्रकट होना जरूरी है। अब देखिए, इस संबंध में दो हमारे पास लीडिंग केसेस हैं, जिसमें से पहला केस है पॉवेल वर्सेस ली और दूसरा केस है ब्रॉगटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी। अब पॉवेल वर्सेस ली के केस में क्या हुआ कि जो मिस्टर पॉवेल थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन कमेटी ने उनका ये इंटरव्यू लिया था, और सिलेक्शन कमेटी ने उनको अपॉइंट करने का एक प्रस्ताव भी पास कर दिया, लेकिन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पॉवेल को नहीं दी गई थी। तो जो इंटरव्यू कमेटी थी उसमें से कोई सदस्य पॉवेल के जानकार थे और उन्होंने उन्हें ये बताया कि उनकी नियुक्ति कर ली गई है। लेकिन जब मिस्टर पॉवेल को उस पोस्ट के लिए बुलाया नहीं गया ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने एक ऑब्वियसली वो कोर्ट में चले गए और उन्होंने केस फाइल किया। तो यहाँ पे जो निर्णय था वो मिस्टर पॉवेल के फेवर में या उनके हक में नहीं हुआ, और न्यायालय ने ये कहा कि जो समिति ने, जो चयन समिति थी, उसने जो निर्णय लिया था उसका किसी भी प्रकार से जो कम्युनिकेशन है वो उनको नहीं किया गया था। तो क्योंकि एक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई, और सब यहाँ पे स्वीकृति ना होने के कारण समिति के बीच में, मतलब जो चयन समिति थी और जो मिस्टर पॉवेल थे, उनके बीच में कोई भी अनुबंध नहीं हुआ था। तो इसके यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि केवल स्वीकृति या मानसिक स्वीकृति से बात नहीं बनेगी। स्वीकृति वैलिड तब मानी जाएगी या एक्सेप्टेंस वैलिड तब मानी जाएगी जब उसका कम्युनिकेशन प्रस्तावक को कर दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, ब्रॉगटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेल कंपनी। ये हमने पिछली बार भी किया था डिस्कस, कि एक मैनेजर ने एक टेंडर के ऊपर
एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर उसको अपने टेबल की ड्रॉर में लिख दिया और जो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन था वो कोल कंपनी को करना वो भूल गया। तो इस केस में भी यही निर्णय दिया गया कि स्वीकृति की जब तक की सूचना प्रस्तावक को नहीं मिलती तब तक प्रस्तावक या ऑफरर ऐसी एक्सेप्टेंस से बाध्य नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ गया कि केवल जो मानसिक स्वीकृति होती है वो स्वीकृति नहीं होती है। नेक्स्ट बात इससे जुड़ी हुई हम एक और करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस इज आल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। अगर कोई भी जो स्वीकर्ता है, जो जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है, अगर वो प्रस्ताव से जुड़ी हुई कोई भी शर्तों को पूरा कर देता है या उसको परफॉर्म कर देता है तो भी हम ये मानेंगे कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस संबंध में देखिए हमने पहले भी केस डिस्कस किया है कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकपॉल कंपनी का, जिसमें कार्बोलिक स्मोकपॉल कंपनी की बनाई हुई दवा का जो इन्फ्लुएंजा की दवा थी, उन्होंने क्योंकि एक विज्ञापन दिया था कि जो कोई भी इस दवा का सेवन करेगा निर्धारित तरीके से और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो उसको कंपनी नाम देगी। तो कार्लिल ने इस दवा का सेवन किया था और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ऑब्वियसली उन्होंने स्मोकपॉल कंपनी के अगेंस्ट दावा किया। तो कोर्ट ने ये कहा कि कार्लिल जो है इस इनाम के हकदार हैं क्योंकि उनके द्वारा उस दवाई का निर्धारित तरीके से सेवन करना जो है वो एक तरह से प्रपोजल को एक्सेप्ट करने जैसा है, क्योंकि उन्होंने उस दवाई को वैसे ही सेवन किया जैसा कि कंपनी ने करने को कहा था, जबकि कंपनी ये कह रही थी कि ऐसा कोई प्रस्ताव उन्होंने कार्लिल के आगे नहीं रखा। लेकिन क्योंकि ये साधारण जनता के सामने एक प्रस्ताव था और कार्लिल ने दवाई का सेवन करना, उसके द्वारा दवाई का सेवन करना, ये माना जा रहा है कि उसने एक कंडीशन जो है उसको परफॉर्म किया था और उसके बाद फिर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ था, इसलिए वो इनाम के हकदार थे। तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज वो क्लियर हो गई है कि जो मेंटल एक्सेप्टेंस होती है वो ही केवल उसके होने से ही केवल स्वीकृति नहीं मानी जाती, स्वीकृति का संवहन शब्दों के द्वारा या आचरण के द्वारा बहुत ही जरूरी होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए। अब तक हमने जाना कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये हम कुछ ऐसी परिस्थितियां कर रहे हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, मीन्स अपवाद हैं। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर कि क्या होगा जहां पर कि एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड मानी जाएगी इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर और प्रपोजल। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं ये हम देखेंगे कि जहां पे ऐसा है कि नॉलेज नहीं है ऑफर का फिर भी एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड मानी जाएगी। पहला देखिए, कम्युनिकेशन मेड टू द एजेंट, जहां पर स्वीकृति प्रस्तावक के एजेंट को दी गई हो। अगर प्रस्ताव जो है एजेंट द्वारा भेजा गया हो या उसे स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार हो तो यहाँ पे एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी बिना कम्युनिकेशन के भी। ऐसे ही वेवर ऑफ कम्युनिकेशन, वेवर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है अगर प्रस्तावक ने खुद स्वीकृति का कम्युनिकेशन करने से मना कर दिया हो, चाहे उसने ऐसा स्पष्ट रूप से किया हो या इम्प्लाइड रूप से किया हो, लेकिन अगर उसने खुद ऐसा कह दिया है कि स्वीकृति का संवहन करने से उसने मना कर दिया है तो भी बिना कम्युनिकेशन के ही एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। ऐसे ही एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, अगर एक जो स्वीकृति है वो डाक द्वारा भेजी गई है, चाहे पत्र जो है वो डाक में खो ही क्यों ना गया हो, फिर भी बिना कम्युनिकेशन के भी एक्सेप्टेंस को वैलिड माने जाएंगे। ऐसे ही इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलेटरल, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलेटरल, एक पक्षीय जिसको कहते हैं, अगर प्रस्ताव एक पक्षीय है मतलब एक पक्ष ने अपने हिस्से का काम कर दिया है तो उसका अपने हिस्से के काम को, अपने हिस्से के प्रॉमिस को पूरा कर देने का मतलब है कि एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो उसने अगर कम्युनिकेशन नहीं भी किया तो अपने हिस्से का प्रॉमिस पूरा करने का मतलब है कि अब बिना कम्युनिकेशन के भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी उसकी ओर से। और ऐसे ही इफ द कंडक्ट ऑफ द ऑफरर implies his acceptance, means जब प्रस्तावक जो है ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता है, implies मतलब ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता है कि उससे स्वीकृति का कम्युनिकेशन मान लिया जाए तो इसको भी बिना कम्युनिकेशन के एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो ये क्या हो गए हमारे कि साधारण नियम क्या हो गया कि बिना कम्युनिकेशन के
कोई भी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती है। केवल मन में एक्सेप्टेंस की इच्छा रखना एक्सेप्टेंस नहीं है, जब तक कि उसको एक्सप्रेस रूप से या इम्प्लाइड रूप से उसको कम्युनिकेट नहीं कर दिया जाता। लेकिन कुछ परिस्थितियां, ये जो हमने 5 करी हैं, इनमें बिना कम्युनिकेशन के भी एक एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाता है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में है और वो है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि हु इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति। अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति यहाँ पढ़ेंगे। A stranger to a contract is anybody who is not a party to the contract, even if the contract is to his advantage or he is receiver or the giver of the consideration. तो अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है, चाहे अनुबंध उस व्यक्ति के हित के लिए किया गया हो और चाहे वह व्यक्ति प्रतिफल देने वाला या पाने वाला ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए आप सोचिए कि ए और बी के बीच में सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि ए किसी चीज की जो डिलीवरी है वो बी को उसके आदेश के अनुसार देगा, लेकिन बी के आदेश के अनुसार वो सी को देगा, जिसका जो कंसिडरेशन है वो सी के द्वारा ही चुकाया जाएगा। अब जो सी है, यद्यपि वो अनुबंध में वो प्रतिफल प्राप्त करेगा, प्रतिफल चुकाएगा, तो भी वो अनुबंध में या कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्षकार नहीं है, एक पार्टी नहीं है। तो इसको हम कौन कहेंगे? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध के लिए अजनबी। अब जो हमारा रूल है वो ये है कि अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति जो है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो कभी भी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। मींस जो राइट्स और लायबिलिटीज जो क्रिएट हो रहे हैं उनको एनफोर्स करा नहीं सकता, क्योंकि वो अनुबंध के लिए एक अजनबी है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये राइट किसको है? केवल एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज को ये राइट है कि वो राइट्स और लायबिलिटीज को पूरा करवा पाए, एनफोर्स करवा पाए। तो स्ट्रेंजर जो है उसको वाद प्रस्तुत करने का या सूट फाइल करने का कोई भी राइट नहीं है। लेकिन इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। तो ये देखिए कौन कौन से अपवाद हैं। पहला है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट एग्रीमेंट। तो बेनिफिशियरी कौन होता है? जो कि ट्रस्ट का सपोज एक ठहराव है, तो जिसके बेनिफिट के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, वो पक्षकार खुद जो है वो एक बेनिफिशियरी जो है वो खुद बेनिफिशियरी नहीं होता है, लेकिन वो एक पार्टी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके लाभ के लिए बनाया गया था, तो वो उसको ये अधिकार है कि वो न्यायालय में जा सकता है अपने इस लाभ को प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल के केस में भी ये संभव है कि वो पार्टी जो है वो एक स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फिर भी वो वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। मैरिज सेटलमेंट और पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट्स, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली में सपोज किसी मेंबर ने या मेंबर्स ने किसी दूसरे सदस्य की मैरिज के लिए कोई सेटलमेंट किया है, तो जिसके लिए ये किया गया था, सपोज उनमें पार्टीशन हो जाता है और जिसके फायदे के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था, उसको ये राइट है कि वो बाकी के सदस्यों के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है और अपने जो भी सेटलमेंट हुआ था उसको पूरा करवा सकता है। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। जो कोई भी ऐसे अनुबंध जो एक नियोक्ता की ओर से उसके एजेंट ने किए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस की मांग जो नियोक्ता है वो स्वयं करने का अधिकारी होता है, जबकि वो खुद अनुबंध के लिए एक पक्षकार, एक अजनबी पक्षकार या एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से हमने आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं वो किए हैं, जिसमें से हमने पहला किया है कि किस तरह से जो मेंटल एक्सेप्टेंस है केवल मानसिक स्वीकृति नहीं होती है, और साथ ही हमने किए हैं कि कहाँ कहाँ पे जो कम्युनिकेशन के बिना भी एक एक्सेप्टेंस वैलिड होता है। दूसरा हमने किया कि एक अनुबंध के लिए अपरिचित या अजनबी व्यक्ति जो है वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, और साथ ही हमने इसके अपवाद भी किए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुए हैं, और आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।